हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.5 से संबंधित अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज के अंदर भी जो 8.5 है, इसमें भी वर्धमान और ह्रासमान फलनों की तरह 3-4 प्रकार के क्वेश्चन हैं। मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनमें आपको सिद्ध करना होगा किसी एक बिंदु पर फलन का मान उच्चिष्ट या निम्निष्ट। ठीक है, एक तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें आप फलन को डायरेक्ट देखकर बताएंगे कि इस फलन का उच्चिष्ट मान कितना है और निम्निष्ट मान कितना है। उसे हम रखेंगे निरीक्षण विधि के अंदर। मतलब निरीक्षण विधि से भी हम फलनों को देखकर बता सकते हैं कि इस फलन का उच्चिष्ट मान क्या होगा और निम्निष्ट मान क्या होगा। वो फिक्स फलन है, उन्हीं के लिए वो लागू होगी। और उसके बाद में एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें आपको संवृत अंतराल दिया होगा और आपको उस अंतराल के अंदर बताना है फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान कितना है। और एक सामान्य क्वेश्चन जो कि ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा है, ये पहला क्वेश्चन। आपको एक फलन दे रखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ। आपको सिर्फ ये बताना है इस फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान कितना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो देखिए, क्रियाविधि के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप स्टार्ट करो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, तो सबसे पहले तो y बराबर f(x) के रूप में होना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पर एक फलन दिखाई दे रहा है और आप क्या करोगे, इस फलन को सबसे पहले y के बराबर लिखोगे। तो यहाँ लिखेंगे माना y बराबर 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10। और फिर आप क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आएगा dy/dx बराबर, इसका अवकलन करोगे तो ये बनेगा 6x² माइनस फिर बनेगा 30x और फिर बनेगा प्लस में 36। और यहाँ लिखोगे इसके बाद में कि dy/dx बराबर 0। ठीक है, इसको 0 करने से स्तब्ध बिंदु आ जाएंगे, x के मान आ जाएंगे। तो ये आया 6x² माइनस 30x प्लस 36 बराबर 0। 6 का भाग दे दो, समीकरण थोड़ी सरल हो जाएगी। तो ये बनेगा x² माइनस 5x प्लस में 6 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कीजिए तो x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आया 3,2। दोनों को हल करोगे तो x का मान 3,2। और अब आपको करना है दूसरा अवकलन। ठीक है, आप इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए dy और dx का अवकलन ये बनेगा d² अपॉन में dx² बराबर 6x² का अवकलन करोगे तो 12x माइनस 30x का अवकलन करोगे तो कितना आएगा 30, x का 1 और 36 का 0। तो ये दूसरा अवकलन। और फिर अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इन बिंदुओं पर जांच करनी है d²y/dx² का मान कैसा आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले नंबर 1 x बराबर 2 पर। आप किसी भी बिंदु पर जांच कर सकते हैं, पहले ज़रूरी नहीं है कि हम 2 पर ही जांच करें, आप 3 पर भी जांच कर सकते हैं। तो ये लिखेंगे हम d² अपॉन में dx² और यहाँ आ जाएगा x बराबर 2 और सामने की तरफ आएगा 12 इंटू 2 माइनस 30। इसको हल करोगे तो ये बनेगा 24 माइनस 30 मतलब माइनस का 6, जो कि 0 से छोटा है। तो दूसरा अवकलन 0 से छोटा, तो ये मैंने आपको बता दिया था कि जब दूसरा अवकलन 0 से छोटा है तो इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर ये 0 से छोटा है, इस बिंदु पर फलन का मान क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि द्वितीय अवकलन ऋणात्मक है, अतः x बराबर 2 पर
फलन का मान x बराबर 2 पर फलन का मान उचिष्ट होगा। अब मान लीजिए कि x बराबर 2 पर जो फलन का मान उचिष्ट हमने लिखा उसे ज्ञात करना हो, तो ज्ञात किस तरीके से करेंगे? आप क्या करो, समीकरण नंबर 1 में जहाँ x है वहाँ पे 2 लिख दो, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए y मैक्सिमम, ठीक है, y मैक्सिमम निकालना है तो आप x की जगह 2 लिख के इसको हल कर सकते हैं। मतलब 2 इंटू में 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू में 2 का स्क्वायर, उसके बाद में प्लस में 36 इंटू में 2 प्लस में 10, तो y मैक्सिमम, ठीक है। तो 8 दूनी 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस में 10, ठीक है। तो इसको हल करने पर जो भी आंसर आएगा वो y का अधिकतम मान होगा। तो प्लस वालों को हल करके 60 को माइनस कर दीजिए, या फिर इन दोनों को पहले सोल्व कर लीजिए। तो 16 प्लस में 12 प्लस में 10, तो कितना बनेगा ये? तो ये बनेगा 38। तो ये y का अधिकतम मान। अब बात करते हैं कि x बराबर 3 पर, ठीक है, ये तो 2 पर हो गया। अब x बराबर 3 पर किस तरीके से जांच करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे नंबर 2 लगाकर x बराबर 3 पर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो 12 इंटू 3 माइनस 30, तो 36 माइनस 30, तो 6 जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब x बराबर 3 पर फलन का मान क्या होगा? निम्नलिखित होगा। और निम्नलिखित मान ज्ञात करना हो तो x बराबर 3 आप इस फलन में लिखेंगे तो निम्नलिखित मान भी आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन हुआ जिसके अंदर आपको एक फलन दे देंगे, इसके अलावा और कुछ जानकारी नहीं देंगे। आपको अवकलन करने हैं 2 बार और उचिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात करने हैं यदि संभव हो तो। अब इसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन और है जो कि त्रिकोणमितीय फलनों पर आधारित है, उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। और बाकी जो 2 क्वेश्चन इसके हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट और मैं इसका करवा रहा हूँ, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप खुद एक बार उसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट, फलन त्रिकोणमितीय रूप में है कि साइन एक्स प्लस में कोस 2x, और इसका भी हमें उचिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। तो पहला काम, इस फलन को y के बराबर लिखेंगे। इसको लिखा माना y बराबर साइन एक्स प्लस में कोस 2x, और x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx, तो साइन का अवकलन किया, और इसी तरीके से इस कोस का अवकलन करेंगे तो ये बनेगा माइनस का साइन और x का गुणांक बाहर आ जाएगा। और अब हम लिखेंगे यहाँ पर dy अपॉन में dx बराबर 0, ठीक है, स्तब्ध बिंदु ज्ञात करने के लिए। तो ये बनेगा कोस x माइनस में 2 साइन 2x बराबर 0। तो अब देखिए कोस x माइनस में 2 और साइन 2x का फॉर्मूला जो हमने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है, साइन 2 थीटा वाला, कि साइन 2 थीटा बराबर होता है, यहाँ लिख लेते हैं इसे, साइन 2 थीटा ये बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के। तो इस सूत्र से हम साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन x कोस x बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, कोस को कॉमन निकाला तो ये बना यहाँ पर 1 माइनस 2 दूनी 4 साइन x बराबर 0। तो कोस x बराबर 0 या फिर 1 माइनस 4 साइन x बराबर 0, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करके x के मान निकाल लेंगे। तो कोस 0 हम जानते हैं कि 90 डिग्री पर होता है, तो x बराबर 90 डिग्री। हालांकि 270 डिग्री पर भी कोस का मान 0 होता है, ठीक है। तो वो आपको मान जितने भी आप चाहो निकाल सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे कोई अंतराल वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा, तो आप 1 या 2 मान, ठीक है, ज़्यादा है तो 1 मान और आप यहाँ पर लिख सकते हो 270 डिग्री। तो आपको जांच फिर वो दोनों पर करनी पड़ेगी। तो एक बार आप 1 मान से काम चलाएं कि x बराबर 90 डिग्री पर कोस 0 हो गया। और इसी तरीके से यहाँ से साइन x का मान आएगा कितना, 1/4।
देखिए अगर यहाँ से x का मान निकालना हो तो आप इसको साइन इनवर्स के रूप में भी लिख सकते हैं। तो x बराबर साइन इनवर्स 1/4। तो हमारे पास x के 2 मान आ चुके हैं। ठीक है, देखिए ये जो उचिष्ट निम्निष्ठ हम मान निकाल रहे हैं ये सापेक्ष उचिष्ट और सापेक्ष निम्निष्ठ हैं कि ये हर एक बिंदु के हिसाब से निकल सकते हैं कि आपके ऊपर है वो कि आप कितने बिंदु यहाँ पर ज्ञात करते हो। कि कोस का मान हमने देखा कि 0 90 डिग्री पे है, 270 पे भी है, 450 डिग्री पर भी है। ठीक है, कि π/2 का जो विषम गुणज है वहाँ पर कोस का मान 0 बनता रहेगा। तो लिखने को तो आप सारे मान भी लिख लो, लेकिन हम क्या करेंगे एक बार सीमित मानों की सहायता से ही इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अब हम करेंगे इसका पुनः अवकलन। समीकरण नंबर इसको पहले 1 मान लेते हैं और इसको 2। तो समीकरण नंबर 2 का ठीक है x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देंगे। तो देखिए dy और dx का अवकलन किया d² y/dx²। कोस का अवकलन करोगे माइनस साइन x, और इस साइन का अवकलन करोगे तो क्या आएगा कोस, और x का गुणांक बाहर आ जाएगा तो 4 कोस 2x। चलिए अब हमें इन दोनों बिंदुओं की बात करनी है। ठीक है, तो पहले अपने x बराबर 90 डिग्री पे लिख लेंगे यहाँ पे कि x बराबर 90 डिग्री पर। तो यहाँ लिखेंगे d² y/dx² और x बराबर 90 डिग्री बराबर। तो यहाँ पर x की जगह अपने को 90 डिग्री लिखना है। तो माइनस का साइन 90 डिग्री माइनस का 4 कोस, और यहाँ 90 लिखोगे तो ये बन जाएगा 180 डिग्री। तो साइन 90 का मान हम जानते हैं। ठीक है, तो 1 और कोस 180 का मान कितना होता है -1 होता है। तो -1 और प्लस का 4, तो ये कितना है 3 जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब x बराबर 90 डिग्री पर फलन का जो मान है वो क्या आएगा निम्निष्ठ आएगा, मतलब न्यूनतम। दैट एम्प्लाइज x बराबर 90 डिग्री पर फलन का मान निम्निष्ठ होगा। और अगर आपको वो निम्निष्ठ मान निकालना है तो आप यहाँ x की जगह क्या लिख सकते हो 90 डिग्री लिख सकते हो। ठीक है, अगर वो करना चाहो तो आप कर सकते हो भी कि y मिनिमम, तो ये बनेगा साइन 90 डिग्री प्लस में कोस 180 डिग्री। तो 1 - 1 कितना 0। तो y मिनिमम कि जो इसका न्यूनतम मान है इस फलन का वो 0 आया। अब बात करनी है इस दूसरे बिंदु की। ठीक है, कि इस बिंदु के लिए फलन का मान उचिष्ठ होगा या निम्निष्ठ होगा उसको देख लेते हैं। तो अब लिखेंगे x बराबर साइन इनवर्स 1/4 पर। अब यहाँ पर बात है कि इस मान को यहाँ यूज़ कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको मान लिखने में, क्योंकि यहाँ पर साइन x है। तो साइन x का मान तो डायरेक्ट मैं जानता हूँ कि 1/4 यहाँ पर हमने ज्ञात किया है। तो इस साइन x की जगह तो 1/4 लिख सकते हैं। लेकिन इस कोस को हम कैसे यूज़ करें कि यहाँ पर ये वाला जो मान है वो वहाँ किस प्रकार से लिखें। तो ध्यान देना कि हम क्या करेंगे कोस 2x का हम सूत्र लगाएंगे जो साइन के पदों में होता है। ये भी आपने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है, मैं यही लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना इसमें। कोस 2x बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। तो इस सूत्र की सहायता से हम कोस 2x के मान को ज्ञात करेंगे। तो d² y/dx²। पहले ये मान लिख लेता हूँ, माइनस का साइन x फिर माइनस का 4 और कोस 2x। तो कोस 2x की जगह वो सूत्र आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर x। तो अब आप क्या करो इस मान को यहाँ पर यूज़ करो। तो देखिए साइन x की जगह, तो साइन x की जगह तो डायरेक्ट क्या लिखोगे 1/4। साइन x की जगह 1/4। इन्वर्स को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके पास मान है तो उस मान का आप यूज़ करिए। फिर माइनस का 4 फिर 1 - 2 गुणा साइन की स्क्वायर है तो 1/16, क्योंकि साइन का मान 1/4 है, इसकी स्क्वायर करोगे 1/16 आ जाएगा। तो माइनस का 1/4 फिर माइनस का 4 1 - 1/8। अब इसको हल कीजिए और देखिए कि मान कैसा आएगा।
तो माइनस का 1/4 माइनस का 4 गुणा में 7/8, ठीक है। ये लघुत्तम लेके हल किया अंदर, और ये बन जाएगा 7 चौका 28, माइनस का 1 और माइनस का 28, तो माइनस का 29/8 जो कि 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है, इसका मतलब इस बिंदु पर फलन का मान क्या होगा, उचिष्ट होगा, ठीक है। और वो उचिष्ट मान अगर आपको ज्ञात करना है तो आप यहाँ पर ठीक है इसी मान को वापस यूज़ कर लीजिए। तो साइन एक्स की जगह तो 1/4 आ ही जाएगा, साइन एक्स की जगह तो 1/4 लिख दोगे। अब कोस 2x की जगह फिर से वो सूत्र लगा लेना और कोस 2x का मान लिख देना, ठीक है। तो वो आगे का काम जो है वो आप खुद सोल्व करके देखना। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के, सेकंड क्वेश्चन। देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो निरीक्षण विधि के ऊपर आधारित है, जहाँ पर आपको अवकलन वगैरह करके देखने की ज़रूरत नहीं है। आप फलन को देखेंगे और ये बताएंगे कि इस फलन का न्यूनतम और अधिकतम मान कितना है। हाँ, आप ग्राफ की मदद ले सकते हैं, ग्राफ बनाकर देख सकते हैं, उस ग्राफ से भी आपको आइडिया लग सकता है फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान क्या आएगा। तो चलिए करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको 4 फलन दे रखे हैं और अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है यदि कोई हो तो, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और ये चारों ही क्वेश्चन बिना अवकलन से हम करेंगे और कोई इसके अंदर अलग से द्वितीय अवकलन वगैरह, मतलब अवकलन का यहाँ पर कोई भी हम जिक्र नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट इसके ग्राफ को भी देख के कर सकते हैं, और अगर आप इनके ग्राफ नहीं जानते या थोड़ी बहुत इनके अगर गुणधर्म भी जानते हो तो उसकी सहायता से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले तो ये जो दोनों क्वेश्चन है सी और डी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। त्रिकोणमितीय फलन आपको दे रखा है साइन, और हम जानते हैं कि साइन एक्स का प्रांत या साइन थीटा के लिए, पहले इन्हीं 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए साइन थीटा का प्रांत, तो साइन थीटा का प्रांत तो होता है माइनस थीटा से प्लस थीटा, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच वाले सभी मान। और इसका जो परिसर है, इसका परिसर आता है -1 से लेकर +1 तक। मतलब आप थीटा की जगह माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच का कोई भी एंगल लिखिए, लेकिन साइन एक्स को जब आप हल करोगे, साइन थीटा को जब हल करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो -1 से लेकर +1 तक रहेगा। और इसका हमने ग्राफ भी बनाया हुआ है जिसको हम जे वक्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कि इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ चलता है कि इधर एक्स के लिए मान या जो भी थीटा के लिए मान है वो माइनस थीटा तक चलेंगे, माइनस अनंत तक चलेंगे, और इस तरफ जो मान है वो प्लस अनंत तक चलेंगे। लेकिन जो साइन के लिए जो मान आएगा, ठीक है, ये जो मान आ रहा है ये वाला, ये +1 तक सीमित है, और जो नीचे वाला मान है ये -1 तक सीमित रहेगा, ठीक है। कि y का जो मान है, अगर अपने इसको y के बराबर मानते हैं, अगर मैं इसको y के बराबर मानता हूँ तो y का अधिकतम मान 1 है और न्यूनतम मान कितना है, -1 है, ठीक है। कि 1 को पार नहीं करेगा, -1 को भी पार नहीं करेगा। तो अब क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर बस इसी परिसर का यूज़ करना है कि आपको यहाँ पर साइन दे रखा है, तो हम जानते हैं कि साइन का अधिकतम मान +1 और साइन का न्यूनतम मान -1, ठीक है। ये ध्यान रखना कि साइन थीटा का अधिकतम मान, साइन थीटा का अधिकतम मान जो है वो कितना है, +1, और साइन थीटा का न्यूनतम मान -1। तो यहाँ ये दोनों क्वेश्चंस के अंदर आपको +1 और -1 का ही यूज़ करना है। मतलब जो सी पार्ट है, सी जिसमें आपको फलन दे रखा है मोड के अंदर साइन 4x + 3, +3 अलग से है, तो आप क्या लिखोगे कि साइन 4x के लिए साइन 4x का अधिकतम मान, ठीक है। तो ये 4x जो है वो थीटा का काम कर रहा है इस बार, तो साइन 4x का जो अधिकतम मान है वो 1 और न्यूनतम मान वो कितना है, -1। अगर मैं इस क्वेश्चन को y के बराबर मान लूँ तो y मैक्सिमम, तो y मैक्सिमम आ जाएगा 1 + 3 का मोड मतलब 4, ठीक है। और y मिनिमम आ जाएगा -1 + 3 मतलब 2। तो ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू, और उसी तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर एक बार +1 लिखना है, एक बार -1 लिखना है, तो +1 के लिए मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, -1 के लिए मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो उस क्वेश्चन में अधिकतम मान 6 और न्यूनतम मान कितना, 4, ठीक है। तो इन 2 क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप साइन का अधिकतम और न्यूनतम मान ध्यान में रखिए ग्राफ से,
कि ग्राफ जो है वो साइन का वो +1 और -1 के बीच में रहता है, तो ये +1 अधिकतम मान है और ये -1 इसका न्यूनतम मान है। अब बात करते हैं इन दो क्वेश्चन की। देखिए इन दोनों क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ही अंतर है। वो अंतर ये है कि यहाँ मोड के आगे माइनस है और यहाँ पे नहीं है, ठीक है, प्लस माइनस का अंतर है। हालांकि इस अंतर से सवाल की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। प्लस माइनस का आपको बहुत ही यहाँ पर ध्यान रखना है। तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने सोल्व कर लेते हैं। देखिए मोड x + 2 और फिर -1 दे रखा है। अगर आपको मोड x का ग्राफ ध्यान हो कि अगर y बराबर अपने मोड x लिखें और इसका ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ इस तरीके से बनता है V की शेप में, ठीक है। ये मोड x का ग्राफ है। ये मूल बिंदु, x अक्ष, x डैश, y डैश, ठीक है। x का मान धनात्मक लो चाहे ऋणात्मक लो, y का मान तो प्लस में ही आएगा, ग्राफ ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये मोड x का ग्राफ है। अब आप इस ग्राफ में देखिए ध्यान से कि इस ग्राफ के अंदर फलन जो है इस तरफ, ठीक है, ये मान बढ़ता जा रहा है, कहीं भी रुकेगा नहीं, कि जैसे जैसे x बढ़ाते जाएंगे y का मान बढ़ता जाएगा। x बराबर 1, y बराबर 1, x बराबर 2, y बराबर 2, x बराबर 3, y बराबर 3, कि जो x होगा वही y होगा, ठीक है। x का मान धनात्मक कितना मर्जी ले जाना, y का मान भी प्लस में उतना बढ़ता रहेगा। मतलब इस तरफ आप इसको अनंत तक ले जा सकते हो। तो अधिकतम मान यहाँ पर अपरिभाषित मैं कह सकता हूँ इस हिस्से में। अच्छा, इसी प्रकार से अब यहाँ देख लीजिए इस हिस्से में कि x का मान आप चाहे माइनस में कितना मर्जी छोटा कर लो, ठीक है, उससे y के अधिकतम मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो मोड लगा हुआ है कि आप -3 लिखोगे y का मान +3, -4 तो y का मान +4 बनेगा। तो x को माइनस में कितना मर्जी ले जाओ, माइनस अनंत तक ले जाओ तो y का मान प्लस अनंत तक चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मोड x के लिए, ठीक है, अगर y बराबर मोड x है तो इसके लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रहती है अपरिभाषित। ध्यान रखना ये कि मोड x का अधिकतम मान अपरिभाषित है। मैं नहीं बता सकता कि मोड x कहाँ जाके रुकेगा, ठीक है, ये चलता ही रहेगा, कहीं रुकने वाला नहीं है। तो इसके अधिकतम मान को मैंने बोल दिया अपरिभाषित, ठीक है। ग्राफ से अपने को साफ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि y मिनिमम क्या होगा। तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, आपको इस ग्राफ में दिखाई भी दे रहा है कि y का जो मान है वो स्टार्ट यहीं से हुआ है, ठीक है। यहाँ से y का मान बढ़ने लग गया, इधर से भी y का मान बढ़ने लगा, लेकिन y का मान माइनस में कहीं नहीं आया। समझ रहे हो इस चीज़ को कि ग्राफ का कोई भी हिस्सा नीचे की तरफ नहीं है। अगर ग्राफ का हिस्सा नीचे की तरफ होता तो y की वैल्यू माइनस में भी आती, लेकिन ग्राफ का जो हिस्सा है वो यहीं से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 0। तो y मिनिमम जो है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। y का सबसे छोटा मान यहाँ पर क्या है, 0, क्योंकि y का मान मोड के रूप में है तो y का मान माइनस में तो आ नहीं सकता, क्योंकि x के ऊपर मोड लगा हुआ है और वो y के बराबर है, तो y का मान माइनस में तो आएगा नहीं। तो y का सबसे छोटा मान क्या हो सकता है, 0। और वो कब आएगा, जब आप x की जगह 0 लिखोगे कि x बराबर 0 पर y बराबर मोड 0, मतलब y बराबर 0, और ये y की कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। तो एक तो ये ध्यान रखना है मोड x के लिए कि अगर y बराबर मोड x है तो अधिकतम मान अपरिभाषित और न्यूनतम मान 0। अब बात करते हैं अगर यहाँ माइनस लगा दें। देखिए अगर y बराबर माइनस का मोड x हो, ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे आप देखिए कि ग्राफ की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, अब आप x को प्लस में लीजिए, ठीक है, x को प्लस में लोगे तो माइनस होने के कारण ये मान तो चलो ठीक है प्लस का रह जाएगा, लेकिन इस माइनस के कारण y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो y नेगेटिव नीचे है, ठीक है, जैसे जैसे x का मान इधर बढ़ता जाएगा y का मान नीचे की तरफ आता रहेगा, मतलब इस तरीके से, और 0 पे 0 बनेगा ही, ठीक है। x बराबर 0 लिखोगे तो 0 का मोड 0 होता है, माइनस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो x बराबर जब 0 है तो y का मान 0 है। तो एक बिंदु ये रहा, बाकी मान ये ले। अगर अपने x का मान माइनस में लें, -1, -2, -3, -4 कुछ भी, तो उनका मोड है तो वो तो प्लस में चेंज हो जाएगा, लेकिन आगे फिर एक माइनस है। मान लो आपने यहाँ पे -1 लिखा तो -1 का मोड करोगे +1 हो जाएगा, लेकिन +1 के आगे फिर उसको माइनस मिलेगा तो वो वापस माइनस में चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर x नेगेटिव भी हुआ, अगर x नेगेटिव हुआ तो y भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। x के पॉजिटिव होने पे y नेगेटिव
और x के नेगेटिव होने पर भी y जो है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर मोड x के आगे प्लस है तो ग्राफ ऊपर की तरफ, और अगर मोड x के आगे माइनस लगा तो ग्राफ नीचे की तरफ। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ा। देखिए मिनिमम वैल्यू सबसे पहले समझिए इस चीज़ को। ग्राफ देखो नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ आपको ये जो y डैश है, ठीक है, तो उसके संगत माइनस अनंत तक चलता रहेगा। इधर भी ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और इसके संगत y डैश का जब मान मिलाओगे तो वो भी माइनस अनंत तक जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि y मिनिमम जो है वो इस बार अपरिभाषित है, क्योंकि इसको माइनस में आप जितना मर्जी चाहो छोटा कर सकते हो। आप x का मान जितना बड़ा लोगे y उतना ही छोटा हो जाएगा माइनस चिन्ह के कारण, ठीक है, कि x को प्लस अनंत तक ले जाओ तो y माइनस अनंत तक चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू जो है वो अपरिभाषित है, ठीक है, नॉट डिफाइंड। और अब बात करते हैं अपने मैक्सिमम की, y का अधिकतम मान। तो देखिए अधिकतम मान अपने लेंगे यहाँ पर, अधिकतम मान इस पर y का क्या रहेगा, 0। देखिए प्लस में तो हो नहीं सकता y, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो प्लस हो नहीं सकता। अब प्लस के बाद बारी फिर किसकी आएगी, 0 की आएगी, क्योंकि बाकी मान तो सारे 0 से छोटे ही हैं कि -1, -2, -3, -4, ये सारे 0 से क्या छोटे। तो अधिकतम जो मान है वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। और कहाँ पर आएगा ये, x बराबर 0 पर। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मोड x के आगे प्लस है, मोड x के आगे प्लस है तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अपरिभाषित रहेगी, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0। और अगर अपने माइनस कर दें तो इसका उल्टा हो जाएगा कि इस बार अधिकतम मान 0 हो जाएगा और जो न्यूनतम मान है वो अपरिभाषित रहेगा। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में इसमें तो मोड x के आगे प्लस लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो इसके आधारित इसके ऊपर रहेगा बेस्ड, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और इधर माइनस लगा हुआ है तो ये इससे हो जाएगा, ठीक है। अधिकतम न्यूनतम मान जो है वो जैसे कांस्टेंट भी दे रखा आपको प्लस माइनस में, तो वो कांस्टेंट साथ में ऐड होता रहेगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, इस b की बात करूँ, तो यहाँ पर, ठीक है, इस पूरे के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, पूरे के लिए मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए -1 से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इसके ऊपर आधारित है जिसमें आगे प्लस लगा हुआ है मोड के आगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि मैक्सिमम जो वैल्यू है वो अपरिभाषित है, तो इस क्वेश्चन के लिए भी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या रहेगी, अपरिभाषित रहेगी, नॉट डिफाइंड रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये मान अनंत में कितना मर्जी बड़ा हो सकता है, उसमें से एक कम करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि एक ही तो कम करना है, लेकिन ये मान तो बहुत ही बड़ा है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पे अपरिभाषित रहने वाली है। अब बात करते हैं मिनिमम वैल्यू की। तो देखिए अकेले इसकी बात करता तो इसके अनुसार मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी आती, 0 आती है। मतलब इसके लिए, सिर्फ इसके लिए अगर मैं इसे 1 को छोड़ दूँ तो इसके लिए मिनिमम वैल्यू 0 है, लेकिन -1 अगर अपने लगा दें तो 0 -1, मतलब ये कितना आ जाएगा, -1, मिनिमम वैल्यू -1। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन में होगा यहाँ पर कि अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम की बात करूँ तो यहाँ देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 0, मतलब इसके लिए अधिकतम मान 0 है, तो 0 + 3 यहाँ जाएगा, 0 + 3 मतलब 3। और मिनिमम की बात करूँ तो अपरिभाषित, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपको निरीक्षण से ही करना है, आपको ग्राफ का यूज़ करना है। अच्छा, इसके जैसे और भी क्वेश्चन हैं, एक एग्जांपल और इसके अंदर बन सकता है y बराबर x² का। अगर x² की बात करूं तो x² का ग्राफ इस तरीके से u की शेप में बनता है, ठीक है। तो x को बढ़ाते रहो, चाहे x को इधर कम करते रहो, स्क्वायर है तो y जो है वो पॉजिटिव रहेगा, मतलब y का मान प्लस में बढ़ता रहेगा, इधर x को नेगेटिव करोगे तब भी y का मान प्लस में बढ़ता रहेगा। तो सेम इसके जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर भी अधिकतम मान तो अपरिभाषित रहेगा, ठीक है। x² का अधिकतम मान है अपरिभाषित, क्योंकि x² को आप जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो, लेकिन x² के लिए जो न्यूनतम मान है वो कितना रहेगा, 0, कि x बराबर 0 पर फलन का जो मान है वो 0 आएगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना भाई, क्योंकि स्क्वायर है, इसलिए छोटा मान 0, अधिकतम मान अपरिभाषित, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं। अब बात करते हैं अपने इसके कुछ और क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट थोड़ा मैं इसको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें एक जगह पे आप हो सकता है कि थोड़ा उलझ जाएं, क्योंकि इसमें आपको तीसरे अवकलन की भी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, एक इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें x-1, x-2 और x-3, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपको उचिष्ट और निम्निष्ट मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करना, इनका पहले आपस में गुणा कर लेना। तो गुणा करने से क्या होगा कि यह एक त्रिघात समीकरण बन जाएगी, एक 3 घात का बहुपद बनेगा,
और उसका आप अवकलन करके सामान्य तरीके से इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। पहले तो इसको y के बराबर लिखा कि x की पावर 5 माइनस 5 x की पावर 4 फिर 5x क्यूब माइनस 1, फिर इसका अवकलन किया dy/dx, तो यह आएगा 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस में 15x स्क्वायर, फिर इसको 0 के बराबर कर दिया तो यह आएगा 5x की पावर 4 माइनस का 20x क्यूब प्लस में 15x स्क्वायर बराबर 0। x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, साथ में 5 भी कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 बराबर में 0। इसके कीजिए गुणनखंड, तो 5x स्क्वायर x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर 0। इसको और इसको इन तीनों को बारी बारी से 0 के बराबर कीजिए और x के मान निकालिए। तो x का मान एक तो आएगा 0, यहाँ से जब 5x स्क्वायर को 0 के बराबर करोगे और उसको हल करोगे तो x का मान कितना 0 आ जाएगा। यहाँ से x का मान 1 और यहाँ से x का मान 3। इन दोनों को मैं नहीं करवाऊँगा, इन दोनों के लिए आप दूसरा अवकलन करके आसानी से चेक कर सकते हो कि 0 से छोटा मान है तो 0 से बड़ा मान है, जो भी है कि 0 से छोटे के लिए उच्चिष्ट, 0 से बड़े के लिए निम्निष्ट आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको 0 पे बता रहा हूँ कि 0 पर क्या होगा। पहले मैं इसका दूसरा अवकलन कर लूँ। ठीक है, समीकरण नंबर इसको 1, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, तो इक्वेशन सेकंड और इसका वापस अपने करेंगे अवकलन। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो आप खुद सॉल्व कर लेना। तो देखिए d²y/dx² बराबर 20x³ माइनस 60x² प्लस 30x, ये इसका अवकलन कर लिया हमने। अब मैं यहाँ लिखूँगा x बराबर 0 पर, तो d²y/dx² x बराबर 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, हर पद में x है इसलिए सारे 0 हो जाएंगे। तो ये बन गया 0 माइनस 0 प्लस 0 मतलब 0। तो हमने बात की थी जब दूसरा अवकलन 0 आ जाए तब क्या करना है। तो अगर दूसरा अवकलन 0 आ जाए तो आप करोगे तीसरा अवकलन, तो इसको समीकरण नंबर 3 मानकर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 है, इसका आप एक बार और क्या करो, अवकलन करो, क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू आएगी तभी आपका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकलेगा, 0 पे नहीं निकलेगा। तो इसका वापस अपने अवकलन करेंगे, तो d³ y/dx³ बराबर, तो इस बार आएगा यहाँ पर 60x² माइनस का 120x और प्लस का 30। ठीक है, ये हमने तीसरा अवकलन कर लिया। अब तीसरे अवकलन में ये बिंदु लिखो कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर d³ y/dx³। तो देखिए इस बार क्या होगा, यहाँ x है तो ये 0, यहाँ x है तो ये 0, ये दोनों 0 हो गए लेकिन वो 30 पड़ा रहेगा। ठीक है, 0 माइनस 0 प्लस 30 मतलब 30, और यहाँ लिख दीजिए नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 कि नॉन जीरो नंबर पे रुकना है। तो नॉन जीरो नंबर आ गया तो यहाँ पे रुक जाएंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे ही नॉन जीरो नंबर आता है आप अवकलन की कोटि चेक करोगे। यहाँ लिखेंगे अवकलन की कोटि, तो अवकलन की कोटि है 3। ठीक है, 3 बार अवकलन किया तो अवकलन की कोटि 3 जो कि विषम है। दैट एम्प्लाइज x बराबर 0 पर फलन का मान न उच्चिष्ट और न ही निम्निष्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जांच करनी है। इन दो बिंदुओं पे आप खुद जांच कर लेना, यहाँ पर आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान जरूर मिलेगा। तो अब आप क्या करोगे, इसके बाद में इन क्वेश्चंस को तो आपने सोल्व करके देखना ही है, एक बार फिर से इनकी प्रैक्टिस कर लेना। और इसके बाद में आपको एग्जाम्पल भी इसके सोल्व करने हैं। एग्जाम्पल एक तो 31st एग्जाम्पल, इसका फर्स्ट पार्ट और इसका थर्ड पार्ट, ये दो तो आप खुद करना। ये जो बीच वाला सेकंड पार्ट है ये मैं खुद सोल्व करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और उससे पहले निरीक्षण विधि से
आपको 30वां एग्जाम्पल भी सोल्व करना है। आपको उसमें अवकलन नहीं करना, डायरेक्ट आपको निरीक्षण करना है और निरीक्षण से देख के बताना है फलन का उचिष्ट और निम्निष्ट मान क्या आएगा। 32वां एग्जाम्पल मैं सोल्व करवाऊँगा, ठीक है। 33वां करके देखना, अगर कोई दिक्कत आए तो बताना। 34वें एग्जाम्पल पे तो अभी हम पहुँचे ही नहीं है क्योंकि सैंवर्त अंतराल वाले क्वेश्चन हैं, तो इनकी बात अपने बाद में करेंगे। तो अभी तक तो आपको यहाँ तक के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, मतलब 33 तक के एग्जाम्पल, उसमें से 32वां छोड़ देना और 31वें एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करवाने वाला हूँ। और अपने एक्सरसाइज की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन, और हो सके तो फोर्थ क्वेश्चन भी आप इसका सोल्व करके देखना, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करना है। उसमें चरम मान का बोला हुआ है, मतलब आपको अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने हैं। कोई अंतराल नहीं दिया हुआ, कोई अतिरिक्त जानकारी आपको इसमें नहीं दे रखी। 5वां, 6वां, 7वां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सिद्ध करने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में आए भी हुए हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं इनका रिवीजन करके देखना है। थैंक यू।